मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 11th ऑफ अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर पेपर 2 के ये टॉपिक्स हैं, फिर पेपर 3 के ये टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं आज। एंड गाइस, फेसबुक पर आप मुझे कमलाक्ष झा मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, इसकी लिंक भी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ ये चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी जरूर हिट कर दीजिएगा। टेलीग्राम का भी एक चैनल है, झा_सर, इसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं वेरियस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो पूरी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहली न्यूज आई है वो पिंगली वेंकैया जी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। आप फोटो देख सकते हैं पिंगली वेंकैया जी की। ये फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने इंडियन नेशनल ट्राई कलर का डिजाइन किया था। ये डिजाइनर थे इंडियन नेशनल ट्राई कलर के। ये 3 कलर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके ये डिजाइनर हम लोग को देखने को मिले हैं। पिंगली वेंकैया, याद रखना, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग का भी डिजाइन जो है वो इन्हीं के डिजाइन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज भी याद रखिएगा, इंडियन नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है वो पिंगली वेंकैया जी का भी हम लोग को देखने को मिलता है। अभी 2 अगस्त बीता है और 2 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 2 अगस्त 1876 को इनका बर्थ हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर, और इनको झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये कुछ बेसिक फैक्ट्स। कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो 1918 से लेकर 1921 के बीच में वेंकैया जी ने मुद्दे उठाए थे। हर एक सेशन जो कांग्रेस का हम लोग को देखने को मिलता था वहां पर ये मुद्दे उठाते थे। इनका कहना था कि हमारे इंडिया का भी खुद का एक फ्लैग होना चाहिए। तो इंडियन फ्लैग से रिलेटेड जो है वो मुद्दे इनके द्वारा उठाए गए थे। और उस समय ये आंध्र नेशनल कॉलेज जो मछलीपट्टनम में है वहां पर एक लेक्चरर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते थे। और इसके अलावा इनकी मुलाकात गांधी जी से एक बार हुई थी विजयवाड़ा के अंदर। इन्होंने गांधी जी को अपने फ्लैग्स के डिजाइन दिखाए और फिर गांधी जी ने इनको कहा, वेंकैया जी को, कि एक फ्रेश फ्लैग जो है, यानी कि फ्रेश फ्लैग का डिजाइन जो है वो 1921 में नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के दौरान जो है वो प्रस्तुत किया जाए। तो ये चीज जो है वो पूरी इनसे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिली थी, तो जिसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ और चीजों की बात करें इनसे रिलेटेड की इनिशियली वेंकैया जी ने सैफ्रॉन और ग्रीन कलर ही चूज किया था। भगवा और हरा रंग को ही चूज किया था जो कि हमारे फ्लैग में होना चाहिए था। फिर बाद में जाकर इन्होंने स्पिनिंग व्हील जो है, जो चरखा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको सेंटर में ऐड कर दिया ट्राई कलर के। और जो कलर जो रखा गया था, तीसरा कलर, वो व्हाइट कलर रखा गया था। तो इसको लेकर 3 कलर फिर बाद में हम लोग को देखने को मिले। लाला हंसराज सोंधी, इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि एक स्पिनिंग व्हील जो है वो सेंटर में होना चाहिए हमारे फ्लैग के, या फिर हमारे फ्लैग में एक स्पिनिंग व्हील भी जो है वो हम लोग को, यानी कि चरखे को भी मेंशन करना है। ये इनका इसलिए कहना था क्योंकि ये बताना चाह रहे थे पूरी दुनिया को कि इंडियंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो चरखे से अपने खुद का कपड़ा जो है वो बना सकते हैं। अपने जो लोकल जो फाइबर्स हैं उसकी मदद से अपना खुद का कपड़ा जो है वो चरखे से ये बना सकते हैं। तो एक प्रकार का स्वदेशी फील भी जो है वो उसमें डाला गया, ऐड किया गया, इनपुट डाला गया। और फ्लैग जो है गाइस, इसको ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1931 में अडॉप्ट किया गया। ये पूरी जो स्टोरी थी, ये जो टाइमलाइन जो था, ये 1918 से लेकर 1921 का था, और उसके 10 सालों के बाद जस्ट जो है वो हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि कभी कभी डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। लोया जिरगा की अगर हम लोग बात करें, लोया जिरगा क्या है उससे पहले जान लो अफगानिस्तान की लोकेशन कहाँ है। अफगानिस्तान की ये लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, इसके बगल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगल में ये इंडिया, हमारी कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये अफगानिस्तान की लोकेशन है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही रिस्पेक्टफुल, सदियों से चली आ रही एक कंसल्टेटिव बॉडी है। इस मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जिसके साथ कंसल्ट किया जाता है वेरियस अफगानिस्तान के कोई भी इंटरनल मैटर है या कोई भी इशू है, तो उसको टैकल करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए इस बॉडी से मशवरा जो है वो किया जाता है, यानी कि सुलह मशवरा इस बॉडी के साथ किया जाता है।
कुछ बात करेंगे इस बॉडी के बारे में हम लोग। तो अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि लोया जिरगा इसको कंसिडर किया जाता है कि अफगान पीपल की ये सबसे हाईएस्ट एक्सप्रेशन वाली बॉडी है। यानी कि इस बॉडी के अंदर ये आप देख सकते हो, ये असेंबली पूरी आपको दिखाई दे रही है, कितने सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो कहा जाता है कि इसमें जो भी पूरा अफगानिस्तान है उसकी जो भी एथनिसिटी यानी कि जिस भी प्रकार की जनजाति के लोग वहां पर रहते हैं, तो वो सबके सब हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सभी जितने भी एथनिक, रिलीजियस, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो सबकी सब एक साथ इकट्ठा होती हैं और सबकी सब जो है ये लोया जिरगा का हिस्सा है, रिप्रेजेंट करती हैं लोया जिरगा में अपनी अपनी कम्युनिटीज को, अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने एरिया को, रीजन को, एथनिक को, ट्राइबल कम्युनिटीज आती हैं अलग अलग। तो ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पूरा का पूरा, जैसे कि हमारी लोकसभा है, लोकसभा के अंदर आपको बताया गया इसकी लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डिमांड जो है वो सामने रखी जाती है वहां पर। तो वैसे ही यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोया जिरगा में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स याद रखो, ज्यादा मतलब डायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा यही चीज आपसे इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है। इसके अलावा दो तीन चीजें और बस याद रख लेना, जैसे कि एक ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं, यानी कि अफगानिस्तान के लिए कुछ भी काम करना है, कुछ भी सोचना है, तो अफगानिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसके वो ऑफिशियल, यानी कि जो भी उसका डिसीजन होगा वो ऑफिशियल होगा, बट इसके जो भी डिसीजन होते हैं वो ऑफिशियल नहीं माने जाते, ठीक है। दूसरी बात, इसके डिसीजन भी लीगली बाइंडिंग नहीं होते। अब अफगानिस्तानी गवर्नमेंट कुछ बोलेगी तो वो लीगली बाइंडिंग फिर भी होगा, बट इसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग नहीं कहलाए जाते, ठीक है, बाध्यकारी नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 3 दिन की अभी इसकी एक असेंबली कंडक्ट हुई थी और ये असेंबली जो हम लोग को देखने को मिली थी, इसमें विचार जो चल रहा था कि 400 तालिबानी को जो अरेस्ट करके रखा हुआ है जेलों में अफगानिस्तान की, तो उनको जो है वो छुड़ा दिया जाए। इन तालिबानी में हम लोग को बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने सीवियर क्राइम्स किए हुए हैं, हीनियस क्राइम वगैरह किए हुए हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, अबडक्शन हो गया, ये सब चीजें। तो इनको जो है वो छोड़ने की बात की जा रही है। इसको लेकर जो है वो ये असेंबली हम लोग को देखने को मिली थी। तो हालांकि किस लिए ये टॉपिक न्यूज में था उसका एक आइडिया बस आपको इन जनरल होना चाहिए। मेनली जो लोया जिरगा से रिलेटेड चीजें हैं जो सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली आएंगी, वो 2-3 चीजें जो ये हैं जो मैंने आपको बताई, जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में आएगी बेसिकली। तो पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है 33rd फाउंडेशन डे ऑफ ट्राइफेड के बारे में। ट्राइफेड का 33वां फाउंडेशन डे हम लोग को देखने को मिला है। ट्राइफेड के बारे में सिंपल सी 2-3 चीजें आप याद रखो, उसके बाद फिर थ्योरी में चलेंगे हम लोग। पहली चीज याद रखना, जहां पर भी ट्राइफेड लिखा हुआ है आपके दिमाग में आना चाहिए ये एक ऐसी बॉडी है जिसका काम क्या होता है, ट्राइबल्स की मदद करना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनकी मदद करना। किस प्रकार से ये मदद करती है, तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज को सिखाती है कि कैसे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को आप कमर्शियल तरीके से उपयोग में ला सकते हो। जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर वेरियस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिनल जड़ी बूटी हो गई या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जिससे कि वो कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बना रहा है। तो ये सिखाती है पहले ट्राइबल्स को कि आपको किस प्रकार से जो है वो चीजों को बनाना है, उनको ट्रेनिंग देती है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और क्या आप इनोवेटिव चीजें जो है वो बना सकते हैं। अब आदिवासियों ने वो चीज बना ली, उसके बाद क्या, उसके बाद यही ट्राइफेड जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो इनके प्रोडक्ट्स को बेचती है, जिससे कि ट्राइबल कम्युनिटीज को पैसा मिल सके, राइट, जो जिसके कारण वो अपनी लाइवलीहुड को जो है वो अच्छी कर सके, अपने जीवन को जो है वो बेहतर बना सकें, इकोनॉमी उनकी अर्न हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिले। तो एक प्रकार का कैपेसिटी बिल्डिंग का काम इसका हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर हो गई यहां तक बातें। अब यही चीज पूरी आपकी थ्योरी में यहां पर लिखी हुई है, जिसको अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है जो कि फोकस करती है कि ट्राइबल्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, राइट। ये टारगेट करती है कि ट्राइबल्स जो है उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं और सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, जो कि वो कलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा जो कलेक्ट किए जाते हैं, तो ये क्या करती है कि उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करके उनका ट्रेड करती है। वही चीज मैंने आपको बताई कि पहले जो है उनको वेरियस चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है या फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन जनरल, तो उसको जो है वो सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत जो है वो उसको कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उससे वेरियस चीजें जो है वो बनाएं और वो जो प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट जो बनकर तैयार होगा उसको फिर ये ट्रेड करती है, बेचती है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में। इसको 1987 में स्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो इसका ड्यूअल रोल है। एक मार्केट डेवलपर, आदिवासियों के लिए मार्केट डेवलप करती है जिससे कि उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक सके। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर, तो ये उनको सर्विसेज देती है। कैसी सर्विस, एक तो उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी, दूसरा उनके प्रोडक्ट्स को ले जाकर जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में सेल आउट किया। और ये ट्राइबल्स को एम्पावर करती है, सशक्त बनाती है ट्राइबल्स को वेरियस नॉलेज से और टूल से, वही चीज स्किल्स डेवलपमेंट जिसकी मैंने आपको बात करी। सिस्टमेटिक साइंटिफिक मैनर में
वो अपना ऑपरेशन जो है वो कर सकें, जो मैंने भी आपको समझाया था कि पूरा जितना भी उनको ऑपरेशन है वो सिस्टमेटिक तरीके से कर सकें, इसके लिए ये काम करती है। और एक मार्केट अप्रोच जो है वो डेवलप करने के बारे में उनको सिखाती है कि कैसे आपको मार्केट अप्रोच जो है वो डेवलप करना है, यानी कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड को फुलफिल करने पर फोकस करती है, टारगेट करती है। राइट, तो ये चीज इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिली कुछ कुछ। इसके अलावा यहाँ पर इसका टारगेट ये भी होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह जो है वो क्रिएट करती है ट्राइबल्स के बीच में, यानी कि कम्युनिटी के बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करती है। और ये क्या करती है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लीडर्स को और या फिर वो पूरे ग्रुप को जो है वो पूरी चीज ट्रेनिंग देती है, जिससे कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज है उनको ट्रेन कर सके वेरियस चीजों के बारे में। समझ रहे हो? तो ये चीज है, इसके बारे में ज्यादा मतलब आपको सिर्फ बेसिक दो चीज जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी वो अगर आपको याद रह गया तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर है। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असिस्ट करती है वेरियस जो मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में ट्राइबल्स के लिए। पहले तो मार्केट एक्सप्लोर करती है, देखती है कि क्या क्या जो है वो डिमांड है मार्केट के अंदर, और उसके हिसाब से जो है वो इनको बताती है ट्राइबल्स को कि इस प्रकार की डिमांड है, और उनको जो है वो वेरियस अपॉर्चुनिटी से अवगत कराती है कि ये डिमांड है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओगे तो आपके ये प्रोडक्ट जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बिकेंगे और उससे आप पैसे कमा पाओगे। राइट, आपका जीवन जो है वो बेहतर होगा। तो इस प्रकार की अप्रोच जो है वो इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, इसके अलावा कुछ रीसेंट इनिशिएटिव जो कि ट्राइफेड के हैं वो है वंधन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। नाम से ही समझ में आ रहा है, जागरूकता अभियान है, अवेयरनेस। ये अभियान हम लोग को देखने को मिल रहा है। किस चीज के बारे में अवेयरनेस की बात हो रही है? सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्राइबल्स को जो है ये अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है ट्रैवल्स के बीच में कि कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग करें, होम क्वारंटीन रहें, हाइजीन टिप्स टिप्स को जो है वो मेंटेन करें। तो उस पर जो है वो टारगेट किया गया। दूसरा है वंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने अभी आपको बताया था, याद आ रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि ट्राइफेड के द्वारा बताई गई जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरी यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो दूसरे मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, इनको ज्यादा चांसेस है कोरोना वायरस होने के, इसलिए इनको वेरियस हाइजीन किट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की गई है, जैसे कि मास्क वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे कि सोप, डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर वगैरह। तो ये सब चीजें जो है वो अभी रिसेंटली इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी, कि इनका टारगेट ये भी होता है कि जो भी मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़कर दिए जाए, जिससे कि अल्टीमेट इनकम जो है वो ट्रैवल्स की हो सके और वो अपने बेहतर तरीके से लाइवलीहुड को जो है वो अचीव कर सकें, या अच्छे से अपना दिनचर्या वगैरह जो है वो चला सकें। ट्राई फूड स्कीम की अगर बात करें तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और ट्राइफेड का। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है कि जो भी गैदरर्स हैं, फॉरेस्ट गैदरर्स, जो फॉरेस्ट से ये प्रोड्यूस जो है वो गैदर करते हैं, तो वो क्या करें, वो ये गैदर करने के बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो है वो अपना सामान दें, जैसे कि जो फूड प्रोसेसिंग के थ्रू जो भी प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकें और डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी उसको लिया जा सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चीज यहां पर बताई गई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी फॉर ट्राइबल्स की बात हो रही है, टेक फॉर ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा रहा है इस इनिशिएटिव के तहत, और ये उन्हीं को कराया जाएगा जो प्रधानमंत्री वन धन योजना में एनरोल्ड है। यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि वेरियस ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो ट्राइबल्स में डाली जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, ट्राइबल्स को अवगत कराया जाएगा उनको वेरियस स्किल से, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड और बेहतर तरीके से अर्न कर पाए। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, और ये हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने भी आपको पढ़ाया, और प्रधानमंत्री वन धन स्कीम से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, या फिर बाद में वन धन स्कीम के बारे में मैं आपको लास्ट में होमवर्क दूंगा तो आप करके आइएगा। पहले भी हम लोग वन धन स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी ट्राइबल से रिलेटेड ही स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। अब गाइस बात हो रही है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में। तो देखिए अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये केंद्र को का उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी जी हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन को श्रद्धांजलि दी गई है और इस केंद्र को जो है वो शुरू किया है। इस केंद्र के बारे में पहला अनाउंसमेंट किया गया था सन 2017 में। उस समय 100 इयर्स कंप्लीट हुए थे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के। 100 इयर्स 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हम लोग को देखने को मिला था, तो उसके 100 इयर्स पूरे होने पर ये केंद्र की जो है वो बात की गई थी, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। नाम से समझ में आ रहा है स्वच्छता की बात हो रही है, तो यहां पर टारगेट किसके ऊपर किया गया? स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। तो ये एक ऐसा सेंटर है जहां पर लोगों को ऑडियो विजुअल फॉर्म में, होलोग्राम बॉक्सेस के फॉर्म में, इंटरैक्टिव गेम्स के फॉर्म में एक इंप्रेसिव शो जो है वो दिखाया जाएगा, जहां पर इंटरैक्टिव एलईडी पैनल्स होगी। वहां पर गांधी जी की जर्नी जो है वो दिखाई जाएगी। ये दिखाया जाएगा कि गांधी जी किस प्रकार से एम्फेसाइज किया करते थे स्वच्छता के ऊपर, यानी कि वो हमेशा बोला करते थे कि साफ सफाई रखनी है, स्वच्छता मेंटेन करनी है।
तो उनका वो भी रोल था। और दूसरी बात, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है वो इतना सक्सेसफुल कैसे बना, तो उस पर जो है वो पूरा ऑडियो विजुअल फॉर्मेट से जो है वो बताया जाएगा कि कैसे जो है वो इतना बड़ा मिशन, जो कि पूरे दुनिया भर का सबसे लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज कैंपेन है, तो उसकी सक्सेस जर्नी को जो है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में। यहाँ पर जो कोर एलिमेंट्स हैं मिशन के, वो स्टोरी के तौर पर जो है वो दिखाए जाएंगे कि हमारी कंट्री कैसे सत्याग्रह से स्वच्छता ग्रह तक पहुंची है, राइट। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई जाएगी। इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो सैनिटेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में वो सब चीजें बताई जाएगी। कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज किया, जैसे कि पहले के समय पे आप देखते होंगे कि गाड़ियों से लोग जाते थे, बाहर कचरा फेंक देते थे रोड पे, बट आजकल वो बहुत कम हो गया है। आजकल जो है लोग बाग डस्टबिन का ही यूज कर रहे हैं कचरा फेंकने में, पहले तो कहीं पर भी फेंक दिया जाता था। बट स्वच्छ भारत मिशन ने वाकई में लोगों के बिहेवियर्स को चेंज किया है। लोगों का बिहेवियर स्वच्छता के तौर पर जो है वो काफी बढ़ गया है। या फिर जैसे कि दो दोस्त है, अगर कोई कचरा कहीं फेंकता है, दूसरा उसको टोक जरूर देगा आप कि यार मत फेंक, यार यहाँ पे डस्टबिन में फेंकेंगे चल। तो वो क्या हुए, लोगों के बिहेवियर चेंज हुए। लोग पहले ओपनली डेफिकेट किया करते थे, खुले में शौच किया करते थे, बट अब लोगों को टॉयलेट्स जो है वो बनवा कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और कहा गया है कि लोग बाग टॉयलेट्स का उपयोग करें। तो ये सब जो बिहेवियरल चेंज हुआ है उसके बारे में, उसकी पूरी जर्नी जो है वो यहाँ पर इस स्वच्छता केंद्र में हम लोग को देखने को मिलेगी, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के अंदर, राइट। तो ये चीज है। आपके लिए क्वेश्चन है गाइस चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और लास्ट में इसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब गाइस ये केस की स्टडी करेंगे। एनरिका लेक्सी केस है, इटली और इंडिया के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं जुलाई में, बट फिर भी एक ओवरव्यू जान लो कि ये केस जो है वो किससे रिलेटेड था। ये आपको पीछे जहाज दिखाई दे रहा है, इस जहाज का नाम है एनरिका लेक्सी, और इसी के नाम पर ये केस का नाम रखा गया है। ये जहाज है इटली का। इस जहाज में इटली के 2 नौसैनिक मौजूद थे। हुआ ये था 2012 का समय था। यहाँ पर इस जहाज के पास आ रही थी एक नाव, एक बोट आ रही थी फिशरमैन की, एक मछुआरे की बोट जो है वो इस पर्टिकुलर जहाज के करीब जा रही थी। अब हुआ ये कि इन लोग को लगा कि वो जो बोट जो करीब आ रही है वो लुटेरों की बोट्स है, पायरेट्स की बोट है, और इसको देखते हुए इन दोनों ऑफिशियल्स ने इटली के इस बोट के जो फिशरमैन है उसके ऊपर गोली मार दी, उसको मार दिया। यानी कि फिशरमैन को लुटेरा समझकर जो है वो हत्या उसकी कर दी, उसको मार दिया, उसके ऊपर गोली चला दी। तो इसको लेकर इंडियन पुलिस ने इन दोनों को जो है वो अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। इनके खिलाफ जो है फिर मामला चलता रहा। फिर 3 साल के बाद 2015 में जब इटली गई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के पास, ये डिमांड करने की इनके जो ऑफिशियल्स जो वहां पर मौजूद हैं, जो नौसैनिक वहां पर मौजूद हैं इंडिया के अंदर, जिनको बंद कर दिया गया है इस मामले में, उनको जो है वो इटली लाया जाए और इटली में फिर उनकी कार्रवाई करी जाएगी। यानी कि उनका जो भी मुकदमा है, ट्रायल्स हैं, केसेस हैं, वो इटली में ही कंडक्ट किया जाएगा, ना कि इंडिया में। तो इसकी जो है वो डिमांड करी इटली ने। फिर इंडिया ने क्या किया, एक स्पेशल कोर्ट जो है वो डिजाइन किया इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा एक स्पेशल कोर्ट जो है वो डेजिग्नेट किया जाए, सेटअप किया जाए, जो कि पूरा इस मुद्दे को जो है वो देखेगा। तो इंडिया ने वैसे ही किया, और उसी बीच इंडिया की एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर का, कॉमन इंटेंट का, मिसचीफ का। तो ये चार्जेस जो है वो इनके ऊपर लगा दिए गए। फिर जो जजमेंट आया फाइनली आईटीएलओएस का, जिसके पास गई थी इटली, ये बोलकर कि पूरा मामला जो है वो इटली में सुना जाए। तो इसका जब जजमेंट आया तो उसने कहा कि इटली और इंडिया दोनों से कि आपके जितने भी डोमेस्टिक प्रोसिक्यूशन, यानी कि जो भी आपकी कंट्री के केसेस हैं इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, वो आप हटा लो, दोनों अपनी अपनी तरफ से। और फिर उस समय क्या हुआ था कि मैटर को फ्रीज कर दिया गया था 2016 के लिए, कहा कि 2016 में मैटर जो है वो दोबारा से रीओपन होगा, बट फिर बाद में हुआ नहीं। फिर फाइनल जो अभी एट प्रेजेंट जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है वो ये है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए, इनके द्वारा कहा गया है, फाइनल जजमेंट इनके द्वारा दे दिया गया है, और ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो इन दोनों नौसैनिकों को इटली वापस भेज दे, और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, यानी कि एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो है, उसका सम्मान करते हुए इन दोनों को वापस भेजने का काम कर रही है। बट उसी बीच क्या हुआ, जब सेंटर ने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि मुद्दे को जो है वो सामने रखो और जजमेंट पास कर दो कि इन दोनों को जो है वो भेज देना हम लोग को बाहर, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये फाइनल करो कि जिन फिशरमैन्स की मौत हुई है क्या उनको कंपनसेशन उनकी फैमिली को मिला है कि नहीं, पहले ये चीज दिखाओ। जो इटली की गवर्नमेंट है उससे फाइनली ये चीज बोलो कि भाई पहले कंपनसेशन दो आप फिशरमैन की फैमिली को, कि जो भी फिशरमैन को जो लॉस हुआ है लाइफ का, तो उसके एवज में आप कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन वगैरह जो भी जो है वो आप जैसा भी सपोर्ट करना चाहें उस तरीके से आप करिए। तभी जाकर इन दोनों जो नौसैनिक है उनको छोड़ा जाएगा, उनकी रिहाई की जाएगी, उसके ऑर्डर पास किए जाएंगे। तो ये चीज अभी रिसेंटली एक अपडेट चला था, पर इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। एंड गाइस एक और चीज, जैसे कि
मुझे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर आपने केरला गोल्ड स्मगलिंग का कहा था केस का पढ़ाने का, वो अभी नहीं पढ़ा है। तो देखिए गाइस, मुझे याद है मैं जो भी आपसे बोलता हूँ या फिर जो भी न्यूज होती है जिसको मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ये समझ लीजिएगा वो कुछ दिनों के बाद आपके पास आ जाएगी, बट आएगी जरूर, ये पक्का है। मैं कुछ न्यूज को अपने पास अलग से रखता हूँ क्योंकि उस न्यूज से रिलेटेड कुछ ही वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैं 2-4 वेबसाइट, 5-6 वेबसाइट पर जब तक उसी केस से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर लेता, तब तक यहाँ पर आपके लिए डिलीवर नहीं करता हूँ। राइट, कोई भी टॉपिक हो भले ही, चाहे वो किसी, देखो ऐसे फैक्चुअल रिलेटेड टॉपिक जब होते हैं तब मैं आपको बता देता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि हाँ यार इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बट कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें आप लोग को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से चीजें बतानी पड़ती है। जैसे कि ये वाला अभी अपन ने पूरा केस देखा, ठीक है, इसका, ये इटली और इंडिया का जो केस चल रहा है, तो ये इस केस में मैंने आपको पूरा टाइमलाइन के साथ बता दिया कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और अभी ये फाइनल इसका अपडेट ये चल रहा है। तो उससे क्या हुआ, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की चीजें जो भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि फालतू इन्फॉर्मेशन तो आपको 5-6 पन्ने की मिल जाएगी, बट आपको पकड़ना सिर्फ उतना ही है जिससे कि जिससे कि एग्जाम क्लियर हो। राइट, तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी केरला गोल्ड स्मगलिंग केस है, वो आएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। मैं भूला नहीं हूं, मैं कुछ चीज भूलता नहीं हूं। मैं अगर कोई चीज न्यूज रखता हूं उसको पेंडिंग में, तो वो मेरे पास सिक्योर्ड एक जगह पर रहती है, और जो जो कि मेरे सामने, मैं जहां पे पढ़ाता हूँ वहां पर सामने एक व्हाइट बोर्ड है, उसमें मैं पूरी चीज लिखता हूँ, और जैसे ही वो टॉपिक कवर होता है वो उसको मैं रब कर देता हूँ, और जो टॉपिक मैं जो स्किप करता हूँ कुछ दिनों के लिए, उसको भी वहां पर रखता हूं मैं, क्योंकि उससे रिलेटेड मुझे कुछ चीज जो है वो यहाँ पर पता करनी होती है कि आपको पूरी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, न्यूज पूरी कवर होगी, इस बात की मैं हमेशा पहले भी गारंटी देता था, आज भी गारंटी देता हूँ, और आप जानते ही हो। और यकीन ना आए तो फिर चेक भी किया करो आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, पूरी चीज तो चेक करना आप लोग के लिए भी जरूरी है कि नहीं। और टेस्ट संडे वाला जो देगा उसी का फायदा होगा, क्योंकि संडे वाले टेस्ट काफी लोग, कम लोग देते हैं, दिया करो यार, क्योंकि उसमें दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में, तो उसको हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनको लग रहा होगा सर ने ये वाला टॉपिक कवर नहीं कराया, बट कवर हो चुका है ऑलरेडी टॉपिक, जाके देख लीजिएगा एक बार। तो संडे वाले भी आप कवर करो, ठीक है। चलो पेपर 3 से रिलेटेड अब टॉपिक्स आ रहे हैं। बात हो रही है काफकाज के बारे में, काफकाज 2020। तो रशिया स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज ये हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया इस पर पार्टिसिपेट करने वाली है, अगले महीने ये एक्सरसाइज होगी, और इस एक्सरसाइज में हम लोग को चाइना और पाकिस्तान भी देखने को मिलेंगे। तो सिंपल अभी के लिए याद रखना बस कि काफकाज अगर न्यूज में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक रशिया की स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं, और इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब गाइस बात हो रही है फूड सिस्टम विजन प्राइज 2020 के बारे में। तो देखो, इसको पहले तोड़ते हैं अपन टाइटल को तोड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। प्राइज की बात हो रही है, प्राइज यानी कि अवार्ड। अवार्ड किनको मिलता है, जो अच्छा काम करते हैं। ये कौन सा अवार्ड है, फूड सिस्टम विजन का अवार्ड, कि एक ऐसा फूड सिस्टम बनाना है जो कि बेहतरीन हो। और बेहतरीन कैसे हो, आज की डेट में फूड सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर वो हमें पता लगेगा तो पता लग जाएगा कि कैसा हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है फूड सिस्टम के अंदर, हम देख रहे हैं कि आज की डेट में जितनी भी एग्रीकल्चर या जितनी भी फार्मिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। और केमिकल फर्टिलाइजर से क्या नुकसान होता है, एक तो जो फल फ्रूट जो आज की डेट में आ रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वाले आ रहे हैं, जिससे कि लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे जमीन जो है उसको बहुत खतरा है, क्योंकि जितना अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर एग्रीकल्चर लैंड पर डालेंगे तो उस एग्रीकल्चर लैंड पर स्ट्रेस पड़ेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, और एक टाइम के बाद वो एग्रीकल्चर जमीन बंजर जमीन बन जाएगी, बैरन लैंड बन जाएगी। राइट, तो ये सब प्रॉब्लम्स आज की डेट की हैं। और अगर एक बार जमीन बैरन लैंड हो गई तब आने वाले समय में फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ऑलरेडी पूरी दुनिया भर में फूड इनसिक्योरिटी है, हंगर के कारण कितने सारे लोगों की मौत होती है। तो ये जो फूड सिस्टम विजन है ये 2050 का है। कहा गया है कि 2050 तक एक ऐसा मतलब सिस्टम क्रिएट करना है जहां पर फिट एंड फाइन एग्रीकल्चर हो, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो उसका मास प्रोडक्शन हो, जिससे कि फार्मर्स को फायदा हो इकोनॉमिकली। तीसरा, कंज्यूमर अगर कंज्यूम करे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उसको कोई शिकायत ना हो, हेल्थ से रिलेटेड उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो, ना कि कैंसर और इस प्रकार की चीज़ें उसकी बॉडी में हो, क्योंकि आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स खाकर कैंसर की प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ती आ रही हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसा सिस्टम जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, एंड इवन फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो। एनवायरमेंट के लिए कैसे, आपको पता है गाइस कि जब खेती की जाती है तो खेती में अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा होगा, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो
प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, आपको ये वाला पॉइंट भी जो है वो टॉपिक जो है वो मिलेगा। तो ये ज़मीन है, ज़मीन का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, आपको पता होगा कि कुछ एरिया ज़मीन का ट्रैक्टर चलाकर उसकी जुताई की जाती है। जुताई नहीं बोलते, एक ज़मीन को बीज डालने से पहले जो है वो थोड़ा खोदा जाता है इस तरीके से, राइट, जिससे कि बीज वगैरह जो है वो डाले जा सके, तो उसके और जो है वो बेटर कल्टीवेशन के लिए ये चीज़ की जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, ये इस एरिया पर, यहाँ यानी कि ऊपर एग्रीकल्चर के थोड़े से एरिया पर, यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन जो है ये फ्लैट लैंड ये है, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन होता है। अब जब जुताई होती है तो उस समय क्या होता है, ये कार्बन बाहर निकल जाता है। और ऑलरेडी आज की डेट में एनवायरनमेंट में कार्बन का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, केमिकल वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं और जो गाड़ियां जो हम लोग चला रहे हैं, तो इन सब से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। उससे क्या हो गया कि एनवायरनमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। पहले एनवायरनमेंट बैलेंस हुआ करता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था एनवायरनमेंट में, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते थे, ऑक्सीजन देते थे, तो ये पूरी एक साइकिल बनी चलती थी। बट अभी ये साइकिल इम्बैलेंस हो गई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये साइकिल इम्बैलेंस हो गई है। तो अभी इस प्रकार की हम लोग को सस्टेनेबल तरीके से ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है जिससे कि बेटर फार्मिंग सिस्टम हम लोग को देखने को मिल सके, बेटर फूड सिस्टम देखने को मिल सके, आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी हो और किसी प्रकार का नुकसान एनवायरनमेंट को भी ना हो। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक विजन क्रिएट किया गया था 2019 में रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा, और भी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सेकंड मूस और ओपन IDEO, इनके द्वारा 2019 में ये शुरू किया गया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इनके इस विजन को 2050 के इनके विजन को कि आने वाले समय में एक बेहतर फूड सिस्टम तैयार करना है, इनके विजन को अचीव करने के डायरेक्शन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और सही डायरेक्शन में चल रहा है, तब उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको अवार्ड दिया जाता है। और 2020 का भी एक अवार्ड हैदराबाद की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जिसका नाम है नंदी फाउंडेशन। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस पर्पस के लिए उसको दिया गया है, और इस अवार्ड में $2 लाख दिए जाते हैं। तो ये चीज़ है पूरी, इसके बारे में आई थिंक कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि ये अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर है यहाँ तक बात है? आगे की बात करें, मैंने आपको बताया कि नंदी फाउंडेशन को ये अवार्ड दिया है, हैदराबाद की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप 10 में आई है, राइट। और ये जो फूड सिस्टम विजन इनका 2050 का है, जो विजन ये देख रहे हैं 2050 में अचीव करने का, तो उसकी डायरेक्शन में चल रही है ये कि डाइट भी हो लोगों की, तो न्यूट्रिशियस रिच डाइट हो, फूड भी हम लोग सेलेक्ट करें तो इस प्रकार का सेलेक्ट करें कि जो लोगों की जो पॉपुलेशन जो है उनकी हेल्थ पर एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, राइट। तो ऐसी चीज़ें कि एक सेलेक्टिव तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हर एक जो सेक्टर है, जो कि आज की डेट में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने बात करी एग्रीकल्चर को लेकर, केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर, कि हम लोग आज की डेट में प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हुआ यही कि नंदी फाउंडेशन ने इन्हीं सब चीज़ों को, यानी कि जो इनका जो डायरेक्शन है 2050 तक का कि अच्छा फूड सिस्टम बनाना है, उसी डायरेक्शन में इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो काम किया उसको कहा जाता है अराकूनॉमिक्स मॉडल। नंदी फाउंडेशन का एक अराकूनॉमिक मॉडल है। अब अराकू एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ये वाली चीज़ आप याद रखनी है। अराकू क्षेत्र है एक प्रकार, एक क्षेत्र, एक रीजन का नाम है अराकू, आंध्र प्रदेश का ये रीजन है। यहाँ पर क्या था, ट्राइबल फार्मर, जो आदिवासी जो किसान हैं, वो क्या किया करते थे, इस प्रकार की फार्मिंग किया करते थे कि सस्टेनेबल तरीके से फार्मिंग किया करते थे, जिससे कि ज़मीन का भी ख्याल रखा जाता था। और ज़मीन का, अगर हेल्दी ज़मीन होगी तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन मास होगा, मास प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन होगा। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फायदा किसका होगा, किसान को होगा, किसान ज़्यादा प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में बेच पाएंगे। और अगर ऑर्गेनिक तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से अगर फार्मिंग की जाएगी तो उससे फायदा कंज्यूमर्स का भी होगा। कैसे कंज्यूमर का होगा, उनको क्वालिटी फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अराकूनॉमिक्स मॉडल जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि किसान का भी फायदा हो, मास प्रोडक्शन हो, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, ज़मीन भी हेल्दी रहे, कंज्यूमर को भी अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मिल सके, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। और यही है अराकूनॉमिक मॉडल। क्वेश्चन ये बनेगा अराकूनॉमिक मॉडल किससे रिलेटेड है, तो फूड विजन 2050 आप मेंशन कर सकते हैं अगर ऑप्शन में हो, या फिर आप मेंशन कर सकते हो कि एक बेटर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर को लेकर ये हम लोग को सिस्टम देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर ऑप्शन आते हैं इस प्रकार से प्रीलिम्स में तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेंस पर्सपेक्टिव से आप अराकूनॉमिक्स मॉडल भी उपयोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो, राइट। जिसमें आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि हैदराबाद की एक कंपनी है जिसने ये मॉडल शुरू किया जो कि काफ़ी अच्छा है, सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस मॉडल को अडॉप्ट करते हुए न्यू दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अलग अलग क्षेत्र में जो है वो एक बेटर फार्मिंग जो है वो, यानी कि फार्मिंग सिस्टम जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया,
इस प्रकार की चीज़ें और भी बहुत सारी जगह पर जो है ये एक्सपेंड करते जा रहे हैं। इनका मॉडल जो है वो ABCDEFGH फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है, जिसमें A का मतलब एग्रीकल्चर, B बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स, फैमिलीज, ग्लोबल मार्केट, हेडस्टैंड। तो ये ABCDEFGH इनका एक फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि इतना डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, आप लोग को सिर्फ एक जनरल आइडिया जो है वो इससे रिलेटेड आपको होना चाहिए। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। और फूड सिस्टम का विजन जो है गाइस, ये एक प्रकार का, वही मैंने पूरी चीज़ आपको समझा दी कि ये 6 इंटरकनेक्टेड थीम है, उनके इर्द गिर्द हम लोग को देखने को मिलता है कि एनवायरनमेंट पर भी ध्यान रखना है, डाइट पर भी ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है। इकोनॉमिक्स मतलब फार्मर की इनकम। कल्चर की बात करें तो एक बेटर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वाला कल्चर जो है वो डेवलप करना है। टेक्नोलॉजी बेहतर लेकर आनी है, जिससे कि बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग को देखने को मिल सके, सस्टेनेबल वाली पॉलिसीज लेकर आनी है, रूल्स रेगुलेशंस लेकर आने। तो ये 6 थीम्स हैं जिससे इंटरकनेक्टेड करके, यानी कि जिसको इंटरकनेक्ट करके 2050 तक फूड सिस्टम विजन जो है वो अचीव किया जा सकेगा रॉकफेलर फाउंडेशन का। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात करें, इंडिया की लीडिंग इकोनॉमिक थिंक टैंक है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इनके द्वारा क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जाता है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को लेकर। इनका जो सर्वे सामने आया है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो होती जा रही है। आप लोग को पता ही है, कोरोना वायरस के चलते हम लोग को देखने को मिल ही रहा है कि बिजनेस की क्या सिचुएशन जो है वो आज की डेट में। तो ये चीज़ जो है वो इनके द्वारा बताई गई। सिंपल सी बात याद रखना, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज होता है और ये NCAER के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बस ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन जनरल आपको पता होनी चाहिए। बाकी इकोनॉमिक्स के बारे में पहले भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी की हालत काफ़ी खराब है, इकोनॉमिक क्राइसिस में जो है वो इंडिया हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कमिटी, अक्सर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं कमिटी से रिलेटेड कि ये फलाना कमिटी किससे रिलेटेड है। तो कोरोना वायरस के कारण जो स्ट्रेस लोन हुआ, स्ट्रेस लोन का मतलब जिन लोगों ने लोन ले लिया और वो लोन चुका नहीं पा रहे, जिन कंपनीज ने लोन ले लिया वो लोन चुका नहीं पा रही, क्योंकि धंधा पानी सबका बंद है। तो स्ट्रेस लोन के साथ कैसे डील करना है उसको लेकर वी कामनाथ कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। कामत कमेटी, वी कामत कमेटी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, KV कामत कमेटी। और इस कमेटी को असिस्ट किया जाएगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, जो कि सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम करेगी। इस कमेटी के सेक्रेटेरिएट जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो IB है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और ये कमेटी जो है, अगर इनको किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है कि इस कमेटी में कोई एक्सपर्ट आए बाहर से, कोई मेंबरशिप यानी कि इस कमेटी के मेंबर में कोई बाहर से एक्सपर्ट को बुलाना है, तो उसके लिए भी ये फ्री है, ये बाहर से एक्सपर्ट्स भी जो है वो बुला सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो इस कमेटी को जो है वो शुरू किया है, सेटअप किया है, ये स्ट्रेस लोन से डील करने के लिए। ट्रैफिक की एक स्टडी सामने आई है जो कि हम लोग को देखने को मिल रही है, लेपोर्ट से रिलेटेड है। लेपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कुछ दिनों पहले, आपको याद आ रहा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था 6 अगस्त वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपको कुछ नहीं करना है, 6 अगस्त लिखना है, उसके आगे आप कमलाक्ष झा लिख दीजिएगा। जो सबसे पहले ये टॉपिक आएगा वो यही वाला आएगा। इस टॉपिक के आप चले जाइएगा 49 मिनट 47 सेकंड पे, तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी लेपोर्ट से रिलेटेड। तो उसको हम लोगों ने चर्चा किया था, तो उसमें आपको लेपोर्ट के बारे में जो पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी कवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, बट अभी जो ये ट्रैफिक की जो स्टडी आई है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी रिपोर्ट जो इन्होंने पब्लिश करी है, जो पेपर जो पब्लिश किया है, उसका टाइटल है स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जो इलीगल ट्रेड हो रहा है लेपर्ड का, ये जो तेंदुए जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको इलीगली जो है वो उनका ट्रेड किया जा रहा है। इनकी स्किन के लिए जो है वो इनको मार दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी स्किन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इनके जॉज हुए, इनके दांत हुए, इनके जो ये हम लोग को पंजे वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये भी लोग ले लेते हैं। कुछ लोग को पूंछ का भी शौक होता है, तो ऐसे भी शौकीन लोग हम लोग देखने को मिलते हैं जो इस प्रकार की मतलब जानवरों को खरीदते हैं। और इंटरनेशनली इन जानवरों के मतलब यानी कि इनकी बॉडीज पार्ट जो है उनका जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है वो भी काफ़ी हाई है। तो इस प्रकार की इलीगल पोचिंग वगैरह और इलीगल ये तस्करी वगैरह जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है लेपर्ड वगैरह की। तो उसी को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि टोटल 2015 से 2019 में 747 तेंदुओं को मारा गया था, उनकी डेथ रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें से 596 डायरेक्टली पोचिंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहे थे, 596 डायरेक्टली। और ये बताया गया कि इंसिडेंट्स का सबसे ज़्यादा नंबर जो हम लोग को देखने को मिलता है वो उत्तराखंड और महाराष्ट्र में होते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो क्राइम है ज़्यादातर उत्तराखंड महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। इनकी स्किन, मैंने आपको बताया कि इनकी स्किन का मार्केट बहुत बड़ा है, लोग बाग इनकी स्किन के लिए जो है वो मारे जाते हैं, मतलब मरे जाते हैं कि उनको ये स्किन जो है वो चाहिए, और मुंह मांगी कीमत देने के लिए वो रेडी होते हैं। तो शौकीन टाइप के लोग होते हैं इस प्रकार के, बट उनके इस शौक के कारण किसी की जान जाती है, स्पीसीज की जान जाती है। और गाइज
जान जाना तो वो एक दया वाला फैक्टर भी अगर हम लोग देखें तो वो भी ठीक है, बट इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखो, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन पूछा है कि इनको मारा जा रहा है, आपका क्या कमेंट है, तो वो दया वाली सिनेरियो आप लिखोगे, चलो ठीक है, हाँ यार कि स्पीसीज को मारा जा रहा है, वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फूड चेन सिस्टम भी मेंशन करना है अपने आंसर में, क्योंकि फूड चेन सिस्टम एक बड़ी कहानी होती है, क्योंकि अगर इस प्रकार के स्पीसीज मरते जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि फूड साइकिल जो होती है, फूड चेन सिस्टम आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, वो इफेक्ट हो जाता है, और वो इफेक्ट हुआ तो जो रिमेनिंग स्पीसीज जो है ना इस ऑर्डर के साइकिल के, उनको भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर एक भी जानवर जो कम हुआ तो उसका डायरेक्ट रिलेशन दूसरे जानवरों के साथ, दूसरी स्पीसीज के साथ होता है। इसलिए तो इतना कहा जाता है कि इन सब जानवरों को प्रोटेक्ट करना है, इतने रूल्स रेगुलेशंस लॉ कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल रीजन है उसके पीछे। और आप पढ़ाई कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तो आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो अपने आंसर्स में मेंशन करनी है, राइट, तभी फायदा मिलेगा आंसर में। इसके अलावा इनके जो दांत हो गए, जबड़े हो गए, बोन्स हो गए, तो ये सब चीज़ें भी इस प्रकार की जो है, पंजे हो गए, तो ये सब चीज़ें भी जो है बेची जाती है इंटरनेशनली, मार्केट इसका हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ट्रेड होता है पूरी दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, तो उसको ये रिकॉर्ड करती है, और वेरियस समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करके बताती है कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया भर में हो रही है इन जानवरों के ट्रेड से रिलेटेड। जिससे कि जैसे कि अभी इंडिया के बारे में इसने बताया, तो इंडिया वेरियस मेजर्स लेगी लेपर्ड के ट्रेड को रोकने के लिए, यानी कि इस प्रकार की जो तस्करी वगैरह जो होती है, स्मगलिंग वगैरह जो होती है, इनकी जानवरों की पोचिंग जो हो रही है, मारा जा रहा है इन जानवरों को, शिकार किया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए वेरियस एक्शन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ये करती है। इसको फाउंड किया गया था 1976 में, स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। और अगर आपको पता करना है कि लेपर्ड जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है और उसके बारे में और कुछ चीज़ें, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक वेल के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है अरेबियन सी हम्प बैक वेल। तो देखो ये इस प्रकार की वेल दिखाई दे रही है, हम्प बैक वेल है। हम्प बैक यानी कि इसका बैक जो है वो थोड़ा सा कर्वी हम लोग को देखने को मिलता है, हम्प बैक। तो IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न स्टेटस इसको मिला हुआ है। ये पूरे दुनिया भर में पाई जाती हैं। बैलीन वेल्स जो है वो, उसकी टोटल 4 प्रजातियां हैं, उनमें से एक प्रजाति ये हम्पबेल वेल है जो कि इंडियन वाटर्स पर पाई जाती हैं। और इंडिया के अंदर इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता, इसका कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम भी नहीं है इनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या रिकवरी पर्पज़ के लिए। बट अभी महाराष्ट्र ने इनकी रिकवरी के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज़ में था। अभी आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में भी हम लोग, क्योंकि महाराष्ट्र ने 2-3 चीज़ें जो है वो स्पीसीज़ को लेकर शुरू करी है, तो उसको हम लोग देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो अभी हम्पबैक वेल जो होती है वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक होती है। अब एक टर्म आपके सामने है, सेक्सुअली डायमॉर्फिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रजाति को देखोगे तो आपको देखकर पता लग जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि जनरली अगर हम लोग किसी स्पीसीज को देखते हैं तो एज सच जो है वो देखने से एकदम से पता नहीं लगता है कि वो मेल है या फीमेल है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर मैं किसी ऐसे कोई, जैसे बाहर डॉग है तो उसको मैं देखता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता कि डॉग है या बिच है, वो दूर से ऐसा ऐसा एज सच, ठीक है, तो ऐसे पता नहीं लगता। बट यहाँ पर आप उसको दूर से देखेंगे तो उसके शेप और साइज को देखकर पता लग जाएगा कि वो स्पीसीज मेल है या फीमेल है। तो वैसे ही हम्पबैक वेल्स जो होती हैं, इनकी जो फीमेल्स होती है वो जनरली लंबी हम लोग को देखने को मिलती है, थोड़ी सी एज कम्पेयर टू मेल। तो देखकर पता लग जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कि वो मेल है या फीमेल है। और इनके फ्लिपर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, लंबे हम लोग को देखने को मिलते हैं। फ्लिपर यानी कि जिस पर उछलती है, फुतलती है। आपने देखा होगा वेल के पीछे इस प्रकार के 2 हम लोग को देखने को मिलते हैं ना। ये मैं बना तो, अरे उसकी फ़ोटो भी अपने पास, ये आप देखोगे, ये वाला एरिया, ये फ्लिपर्स ये हो गए, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है लॉन्ग फ्लिपर्स, और ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये फ्लिपर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं वेल के। ये नीचे वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि इसकी बॉडी का पूरी बॉडी का 1/3 तो इसके फ्लिपर होते हैं। इतने बड़े इसके फ्लिपर जो है वो हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और इसकी जो ये फिन हम लोग को देखने को मिल रही है बहुत छोटी सी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसके अलावा वेल के जो फ्लूक्स वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप आओ तो ये देखो, आपको नीचे ये वाइट कलर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ये देखो आप फ्लूक्स, टेल फ्लूक्स जो हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें अलग अलग वेरिएबल कलर्स के जो है ये हम लोग को जनरली जो है वो देखने को मिलते हैं। और थोड़े से कठोर टाइप के भी होते हैं ये। इसमें बहुत ही कड़क कड़क बाल भी होते हैं, ये चीज़ बताई जाती है। बम्प उनके हेड पर होता है। बम्प यानी कि एक इस प्रकार का ऐसा कुछ बम्प, यानी कि एक ऐसा फोड़ा टाइप का आप कह सकते हो, ठीक है। यानी कि ये देखोगे आप इसको तो ये देखो, ये बम्प आपको दिखाई दे रहा है इसके हेड पे, इसके सर पे, है ना। तो ये सब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस इसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ है। और ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र ने रिकवरी प्रोग्राम जो है उसको अप्रूवल दे दिया है इनका अरेबियन सी हम्प बैक वेल का, तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में था। इसके अलावा एक और हम लोग को डिस्कस करना है एक स्पीसीज़ के बारे में, प्लांट स्पीसीज़ है ये, मैंग्रोव की स्पीसीज़ है, सोनी राइटिया अल्बा, सोनी राइटिया अल्बा। ये देखो ऐसी दिखती है ये। अभी महाराष्ट्र ने क्या किया है, महाराष्ट्र इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने अपने स्टेट मैंग्रोव ट्री को, और महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव ट्री जो है वो यही है, सोनी राइटिया अल्बा। 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव ट्री क्या है, ये सोनी राइटिया अल्बा, और वो स्पीसीज ऐसी दिखती है ये इस प्रकार की। इसमें हरा कलर का एक प्लांट फ्रूट भी आता है इस प्लांट में, मैंग्रोव ट्री है ये बेसिकली। और अभी इन्होंने क्या किया है, ये पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने अपने स्टेट मैंग्रोव ट्री को यानी कि सोना राइटिया अल्बा को कंजर्वेशन का सिंबल जो है वो घोषित कर दिया है, यानी कि संरक्षण का प्रतीक घोषित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संरक्षण का प्रतीक या फिर कंजर्वेशन सिंबल क्या है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र क्योंकि पहली स्टेट बन गई इसलिए टॉपिक न्यूज में है कि संरक्षण का सिंबल रखने वाली पहली स्टेट महाराष्ट्र, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वो कौन सा उसका स्टेट मैंग्रोव है, मैंग्रोव ट्री, तो ये सोनी राइटिया अल्बा। तीसरा क्वेश्चन, ये कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने मैंग्रोव ट्री को जो है वो कंजर्वेशन का सिंबल दिया है, महाराष्ट्र। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं थोड़े से, जो कि इस प्रकार के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा दिखाई देता है, और इससे क्या फायदा होगा कि महाराष्ट्र स्टेट कंजर्वेशन की तरफ जो है वो आगे ज़्यादा काम करेगी, और जितने भी सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होते हैं उनके कंजर्वेशन को लेकर। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो मैंग्रोव्स की है और बायोडाइवर्सिटी की है, तो उस पर फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। एस्थेटिक वैल्यू जो है मैंग्रोव इकोसिस्टम पर ऐड हो जाएगी, यानी कि थोड़ा ज़्यादा फोकस जो है वो मैंग्रोव्स और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेट का जो मैंग्रोव ट्री है उसको डिक्लेयर कर दिया गया कंजर्वेशन का प्रतीक, संरक्षण का प्रतीक, कंजर्वेशन का सिंबल, राइट। इसके स्पीसीज के बारे में बात करें, सोना राइटिया अल्बा, इससे अचार बनाया जाता है। ये बोला जाता है कि इससे अचार बनता है, यानी कि अचार बनाने के उपयोग में इसको यूज़ में लिया जाता है। ये मेक पिकल्स, हरा कलर का फ्रूट होता है, एप्पल की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको मैंग्रोव एप्पल भी कहा जाता है। एवरग्रीन मैंग्रोव है ये, हमेशा हरा भरा आपको नजर आएगा। महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट लाइन जो है पूरी महाराष्ट्र की, वहां पर ये हम लोग को देखने को मिलता है। उसी कोस्ट लाइन पे 5 फीट तक ये बढ़ जाता है। सफ़ेद फूल इसमें आते हैं, फूल का बेस जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो ये कुछ चीज़ें, इसके फूल जो उगते हैं वो रात में उगते हैं, और रात के जो निशाचर होते हैं, जो नॉक्टुरल क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि बैट जो रात में जगने वाले, जैसे कि अगर आप रात में जग के पढ़ाई करते हो तो आप निशाचर हो, नॉक्टूरल क्रिएचर हो आप, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी एक टर्म जो है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, नॉक्टूरल, निशाचर जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे चमगादड़, तो चमगादड़ पॉलिनेशन करते हैं, आपको पता होगा फूल का पॉलिनेशन जो इंसेक्ट्स करते हैं, वैसे ही रात के समय पे जो चमगादड़ वगैरह जो है वो इनका पॉलिनेशन करते हैं, राइट। और स्पीसीज जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इंट्रोड्यूस की गई थी महाराष्ट्र में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ये नेटिव स्पीसीज है, वहाँ की मूल प्रजाति वाली स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जो है गाइस, महाराष्ट्र का स्टेट ट्री कौन सा है, याद रखना मैंगो, स्टेट एनिमल जायंट स्क्विरल, स्टेट बर्ड ग्रीन पिचियन, स्टेट बटरफ्लाई ब्लू मॉर्मॉन, और ये स्टेट बटरफ्लाई तो मेरे ख्याल से 2-1 साल पहले ही जो है वो घोषित किया, डिक्लेयर किया है। स्टेट फ्लावर जारुल, और स्टेट मैंग्रोव ये वाला अभी जो हमने बात करी थी इसके बारे में, ये वाला स्पीसीज जिसका नाम है सोनेरेटा अल्बा, जिसको ये ग्रीन एप्पल एप्पल के नाम, मैंग्रोव एप्पल के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स एक बिल लेकर आई है, जिसके एक ऑर्डर बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आई है, जिसके तहत बैन किया जा रहा है टिकटॉक वीचैट को। एग्जैक्टली जो बैन किया जा रहा है वो बाइट डांस को किया जा रहा है, और उसकी जो सब्सिडरी को, और इसमें सब्सिडरी में आती है टिकटॉक और ये वीचैट और इस प्रकार की एप्लीकेशन। कुल मिला के यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टिकटॉक और ये सब एप्लीकेशन को बैन कर रही है। अब देखो, ये इंडिया जैसा बैन नहीं है, इंडिया के अंदर यूज़र जो है वो टिकटॉक का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट यूएसए के अंदर यूजर्स यूज़ कर पाएंगे बट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि यूएसए की कंपनी इन पर ऐड वगैरह नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सब जो एप्लीकेशंस होती हैं इस पर एड्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब भी देख रहे होगे, हालांकि अपना ये वाला चैनल तो मोनिटाइज अभी हुआ नहीं है, बट हालांकि इतना पैसा जो है वो क्रिएटर को तो मिलता नहीं है अनटिल अनलेस वीडियो पर 1-2 लाख 5 लाख व्यूज़ ना आए, क्योंकि जिन वीडियोस पर 2-4 लाख व्यूज़ आते हैं उनको उन वीडियोस पर मिलता है पैसा अच्छा खासा। अब जिन वीडियोस पर मान के चलो 1000-2000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिक क्या होता है यूट्यूब का, क्योंकि मैंने एक बड़े चैनल के साथ काम किया था तो मैंने देखा हुआ है। तो जैसे कि 5000 अगर व्यूज़ आ रहे हैं डेली, यानी कि 4000 व्यूज़ आ रहे हैं तो $1 मिलता है, $1 के अराउंड आसपास, $1 या $2, कभी कभी $3 हो जाता है मैक्सिमम। तो 5000 व्यूज़ पे बट वो $1 के आसपास जो है वो मिल पाता है। अब जो चैनल्स 1-1 लाख व्यूज़ लेकर आते हैं जैसे एंटरटेनमेंट चैनल्स, तो उनकी अच्छी कमाई होती है लमसम। अब क्या करें, अब
कोशिश करो कि जो है वो थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा मिल जाए अपन को भी, अपना ही चैनल है ये वाला, राइट, क्योंकि फ़ायदा मिलता रहेगा तो और भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। चलो एनीवेज यार, मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे लिए भलाई हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। कहीं पर बस बोल देना कि इन सर से पढ़ा था, बस और कुछ नहीं। चलो एनीवेज आगे की बात करें तो यहाँ पर जैसे इंडिया में जैसे बैन हुआ है ना, वैसे वहाँ पे बैन नहीं है, बस वहाँ का बैन ऐसा है कि वहाँ की कंपनी जो है वो किसी प्रकार की ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगी चाइना की इस बाइट डांस के साथ। बाइट डांस और उसकी जो सब्सिडरी है जैसे कि वी चैट हो गई, टिकटॉक हो गई, राइट, तो इसको लेकर अभी चाइना फिर गुस्से में है, और यूएसए और चाइना की अनबन तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक था आज का हमारा। पहले तो मैं आपको बता दूं, चंपारण सत्याग्रह वाला जो एमसीक्यू मैंने आपको दिया था उसका आंसर सी है, और दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसको आप संडे वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, ये वाला टॉपिक मैंने कवर करा रखा हुआ है, ठीक है। एंड गाइज इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मैं इस लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं आप लोगों को। पीडीएफ होने से फायदा ये होता है कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप उस टाइम को दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए मिनिमम 100 रुपीज़ इसलिए कहा गया है पर मंथ का, एक महीने का मात्र 100 रुपीज़, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए 100 है। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार आप अफोर्ड कर सकते हो और मेरी मेहनत को देखकर अगर आप कुछ चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से वॉलंटरी बेसिस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक की पीडीएफ का एडवांस पेमेंट करते हो यानी कि 500 रुपीज़, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ जो है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जो कि आपको इस 100 रुपीज़ के पैकेज में मिलेगा, वो ये है कि डेली लेक्चर्स जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसकी पीडीएफ, फर्स्ट पॉइंट जो आपने पूरा देख रहे हो उसकी पीडीएफ, दूसरा संडे को जो करंट अफेयर्स टेस्ट आता है उसकी पीडीएफ, तीसरा वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है आपको, जो पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो एक सिंगल पीडीएफ में मिलती है आपको, चौथा मंथली सिंगल कंपाइलेशन पीडीएफ, पूरे महीने का एक कंपाइलेशन मिलता है ये जो लेक्चर्स का, और पांचवा अब से मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट से, जो आपने रिक्वेस्ट लिखी है मुझे कि कल से ही आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ दे दो, तो आपको वो भी मिलेगा। मैंने आपको बोला कि ये जो चैनल है ये आप ही लोगों का चैनल है, ये मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, ये मैं मानता भी हूँ, और ये आप देख लीजिए आपकी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दी मैंने। इसमें मैंने पहले सोचा था कि यार मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दूंगा क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लग रही है, बट फिर मैंने सोचा कि यार मेरी मेहनत को देखकर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मुझे कंट्रीब्यूट तो डेफिनेटली कर ही देंगे, और जिस हिसाब से हालांकि अभी उतने एडमिशन नहीं आ रहे, बट ठीक है अभी शुरुआत है अपनी, कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे करके अपन बढ़ जाएंगे आगे। बट वही है क्योंकि अब तो जो भी है आप ही लोग जानते हैं कि आप ही के सपोर्ट से जैसा भी है, तो आप जैसा सपोर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चैनल ऐसे ही चलता रहेगा, और मेरे रेगुलरली ऐसे ही लेक्चर जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अगस्त ऑफर के बारे में, पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कि पीडीएफ मेंबर अगर आप बनते हैं पेड मेंबर तो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आप चाहें तो गाइज ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट जो है वो एडवांस में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ आप लोगों को। और मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है ये, इसको भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, चेक कर लीजिए कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। होमवर्क्स में आपको क्या क्या करना है, प्रधानमंत्री वन धन योजना मैंने पहले जो पढ़ाया हुआ था उसमें नोट्स एक बार निकाल लो, चेक कर लो, अगर आपके पास रखे होंगे तो, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना थोड़ा वंधन प्रधानमंत्री वंधन योजना के बारे में। चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। 3 कठिया सिस्टम और 5 कठिया सिस्टम, तो ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। और अगर आप ये 1 2 3 4 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लें तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।